दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर ना आपको वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से एक खबर देखने को मिलेगी। दरअसल में आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था, वो पास किया गया। अब इसके बाद कुछ एरियाज के अंदर प्रोटेस्ट हुए। अब यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट थे ना, वो वायलेंट हमें देखने को मिले, जिस वजह से 3 लोगों की यहाँ पे डेथ देखने को मिली। अब इसके बाद देखो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला आसपास के एरियाज के अंदर। तो वहाँ के जो डीजीपी है ना, उनका यहाँ पे ये कहना है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है। प्लस एट द सेम टाइम 17 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि यहाँ पर थोड़ी अच्छे से शांति बनाई जा पाए। राइट, पर ये काफ़ी दुखद खबर है कि आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह के प्रोटेस्ट के अंदर 150 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया इस वायलेंस के रिगार्डिंग। राइट, तो उम्मीद यही है कि डेफिनेटली इससे आने वाले समय के अंदर थोड़ी शांति और इस्टेब्लिश होगी। बाकी दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे है ना, वो पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। अब पिछले दिनों के अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो तमिलनाडु का मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर इस तरह से इनडेफिनेटली यहाँ पर बिल्स के ऊपर नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी टाइम लिमिट सेट कर दिया गया था। एंड बाद में आपने नोटिस किया ना कि तमिलनाडु ने खुद ही एक तरह से जो बिल्स एक तरह से पास नहीं हुए थे या बिल्स के ऊपर असेंट नहीं दिया था गवर्नर के द्वारा, उनको डीम्ड एक तरह से पास्ड माना गया। अब केरला भी यही सेम चीज़ करने जा रही है। केरला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, केरला भी बोलेगी जाके कि गवर्नर हमारे भी बिल्स एक तरह से पास नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर असेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि जो भी हमारे बिल्स पेंडिंग थे उन सबको पास माना हुआ घोषित कर दिया जाए। तो ये चल रहा है, अभी देखते हैं देखो क्या होता है इसके रिगार्डिंग। बहुत सारे इस बार के लिए गवर्नर का जो मुद्दा है ना, वो आप अपने मेंस के लिए डेफिनेटली आप रेडी रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। दोस्तों, डेट है आज की 14 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा इकोनॉमी रिवीजन के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो होगा फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन का। तो डेफिनेटली आज सुबह 10 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल के ऊपर इसकी डिस्कशन के रिगार्डिंग। प्लस एट द सेम टाइम जो भी पीडीएफ्स होती हैं, चाहे इस पर्टिकुलर सेशन की हो गया या बाकी और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, वो सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। देखो, सबसे पहले तो आपको बैसाखी, विशु, बिशप, बाहक बिहू, पोइला बैशाख, इन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, सारे के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना वैसाखी की, तो दरअसल में वैसाखी पंजाब में मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है। सिख कम्युनिटी जो है वो मोस्टली इसको सेलिब्रेट करती है। दरअसल में क्या था, 1699 1699 के अंदर जो 10th गुरु हैं सिक्स के, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके द्वारा खालसा पंथ की साजना करी गई थी। एंड इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए विसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम विसाखी के समय देखो जो आपकी फसल है वो भी एक तरह से पक जाती है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह इसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो इसके दिन लोग गुरुद्वारे जाते हैं, नगर कीर्तन हमें देखने को मिलता है अलग अलग एरियाज के अंदर। तो बाकी लोग भी जो है वो डेफिनेटली भंगड़ा एंड गिद्दा के अंदर पार्टिसिपेट करके इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला के अंदर विशु सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हिंदू फेस्टिवल है एंड इट इज सेलिब्रेट एज अ न्यू ईयर डे इन केरला। यहाँ पर लोग भगवान विष्णु को पूजते हैं, उनका जो इनकारनेशन है कृष्णा, उनको यहाँ पे पूजा जाता है। नॉर्मली ये अप्रैल के महीने में ही देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको बिशप, पोइला बैशाख जिसको बोलते हैं, ये बंगाली कैलेंडर के अंदर पहला दिन माना जाता है। एंड ये बंगाली न्यू ईयर की तरह इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बिशप या पोइला बैशाख के नाम से जाना जाता है। तो नॉट इवन इन वेस्ट बंगाल, इवन आपका बांग्लादेश के अंदर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस दिन क्या बोलते हैं, शुभ नववर्ष, नववर्ष मतलब नया साल, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर एक तरह से बोला जाता है बंगाली के अंदर इस पर्टिकुलर डे के ऊपर। साथ ही साथ आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक इनकी बहुत फेमस डिश है पांता इलिश, ठीक है। ये जो है ये फर्मेंटेड राइस विद हिल्सा फिश, ये इस ओकेजन के ऊपर कंज्यूम करी जाती है, खाई जाती है। इसके अलावा एक और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिनों में ही, दैट इज बहाग बिहू। ये जो है ये भी मिड अप्रैल में आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। ये असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड ये एसएमएस न्यू ईयर की शुरुआत होने की बात यहाँ पे करता है। इनफैक्ट ना, बिहू की बात करें तो 3 तरह के बिहू आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो अभी है जो रंगोली या बोहग बिहू जिसको बोला जाता है। उसके अलावा अक्टूबर नवंबर के अंदर कोंगाली या काटी बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जनवरी के महीने के अंदर भुगाली या माघ बिहू यहाँ पे सेलिब्रेट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर
हार्वेस्ट सीजन के एंड को सिग्नल करने के लिए लोग बॉन फायर्स भी लाइट करते हैं, जिसको मेजी के नाम से बोला जाता है। मेजी ट्रेडिशन आप इसको बोल सकते हो। एंड लास्टली देखो, एक और आपको पता होना चाहिए तमिल न्यू ईयर के बारे में, दैट इज पुथांडु। ठीक है, ये तमिलनाडु का नया साल स्टार्ट होने की बात है। एंड यहाँ पर भी दुनिया भर में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। एंड यहाँ पे लोग कोलम बनाते हैं, इंट्रिकेट फ्लोर डिजाइन्स हो गया, और एक बहुत ही फेमस डिश यहाँ पे मैंगो पचाड़ी जो है वो यहाँ पर कुक किया जाता है। एंड लोग इस दिन के ऊपर टेम्पल सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो आपके फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए ना कहीं दिखाते हैं कि इंडिया कितनी डाइवर्सिटी है, बट डेफिनेटली सब फिर भी साथ में मिलकर यूनिटी के साथ रहते हैं। यही इंडिया को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। आज 135th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। तो थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891, ठीक है, इस दिन को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंदौर के अंदर, जो कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर है। आप नोटिस कर पाओगे ये महार फैमिली को बिलोंग करते थे। एंड ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। दलित कम्युनिटी का इनका जो काम था वो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसके साथ ही साथ ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने सर्व किया। हालांकि हिंदू कोड बिल के ऊपर कुछ इनकी ओपिनियन इनका डिफर कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से। 1956 आते आते ना इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। एंड इसी साल इन्होंने एक बुक भी लिखी, बुद्धा एंड हिज धर्मा। ठीक है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। राइट, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के फेवर में थे। इसके अलावा ना इनका फोकस था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वो चाहते थे कि आपका वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे। ऐसा क्यों? देखो, एक्चुअली उनका ये मानना था कि जो गांव है ना, जो विलेजेस हैं, विलेजेस के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा हुआ, मान लो प्रोविंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरह से पावरफुल हुई, तो उस केस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में थे। बाकी माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने काम किया। एंड इन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इन्होंने बुलाया। ठीक है, रिजर्वेशन की बात होगी दलित के लिए और रिलीजियस ग्रुप्स के लिए हमें देखने को मिलती हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे कि इनका फोकस था वन मैन वन वोट। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी इन्होंने इंश्योर ये किया कि माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करे गए। साथ ही साथ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के फेवर में थे। इन इंडिया में वही चलता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का इनका डेफिनेटली फेवर था, बट माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के साथ। इसके साथ ही साथ इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स एंड मूवमेंट्स हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। 1923 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको फॉर्म किया, ताकि जो कम्युनिटीज पीछे रह गई हैं उनके अंदर एजुकेशन और कल्चर को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाए। एंड 1927 के अंदर ना महाड़ मार्च, या जिसको हम लोग महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर अम्बेडकर जी ने ऑर्गेनाइज करवाया। एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना आपको एक लेक देखने को मिलती है, चौधर तल। इसका जो मीनिंग होता है ना, वो लेक ही होता है। ये लेक का पानी एक तरह से लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को यहाँ पर स्टार्ट किया गया बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा, ताकि अनटचेबल्स को भी अलाउ किया जा पाए कि पानी को वो इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, इस महाड़ जो आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसी 20 मार्च तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज सोशल एम्पावरमेंट डे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा। उसके साथ ही साथ कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था वो 1930 के अंदर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया, ताकि जो द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल है वो भी टेम्पल्स को इस्तेमाल कर पाएँ एंड टेम्पल वेल्स यहाँ पे इस्तेमाल वो कर पाएँ। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे नासिक के अंदर भी उन्होंने काफ़ी काम किया सोशल जस्टिस के लिए। तो इस तरह से डेफिनेटली बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया। एंड वहाँ पर भी उन्होंने अनटचेबल्स के राइट्स की बात करी। 1932 के अंदर आप सब लोग जानते होंगे कि जब कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनल्ड आपका अनाउंस करता है, उसके बाद गांधी जी जो क्या करते हैं, गांधी जी
फास्ट पे चले जाते हैं, फास्ट एंड टू डेथ के ऊपर। तो उस समय वो यरवड़ा जेल के अंदर थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी उनको मिलते हैं एंड फिर बाद में ये डिसाइड ये होता है कि जो रिजर्वेशन है उसकी सीट्स बढ़ा दी जाएगी, बट जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी ना उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको पूना पैक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा 1936 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यहाँ पे बनाते हैं। इनफैक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से वो जीत भी जाते हैं। इस टाइम के ऊपर ना वो जागीरदारी सिस्टम को एंड करने की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस समय अंबेडकर जी ने बात ये कही कि भारतीयों को ना ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि नाजिज्म जो आपका जर्मनी कर रहा था, ठीक है, उसको हमें अगेंस्ट उसके लड़ना है। तो उन्होंने भारतीयों को इनकरेज किया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही साथ हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको पहले सेंट्रल बैंक मतलब उसको एस्टेब्लिश करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो आप नोटिस कर पाओगे कि चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो गया, पॉलिटिक्स की फील्ड हो गया, या एज अ सोशल रिफॉर्मर, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा था हमारे देश के लिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है दैट इज स्लोड फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने ना आईआईपी के बारे में सुना होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारा जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपका जो मोस्पी, वो यहाँ पर इसको पब्लिश करता है और ये हर महीने आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें ना आपके आईआईपी की, इसमें आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सेक्टर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे नंबर के ऊपर आपको माइनिंग देखने को मिल जाएगा एंड तीसरा सेक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, ये यही बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का हुआ, कैसे कैसे बदलाव आया उस चीज़ के अंदर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें ट्रैक करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट ना आईआईपी के अंदर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, पर कई बार हमें ना सिर्फ कोर सेक्टर का डेटा चाहिए होता है। तो कोर सेक्टर का डेटा के लिए ना हमारे पास एक और भी आपके पास एक इंडेक्स देखने को मिल जाएगा दैट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर। ये 8 सेक्टर जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इन आठों को हम क्या बोलते हैं, कोर सेक्टर, ठीक है। तो इनका भी एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, एंड वो निकाला जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड इन आठों सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आईआईपी का 40% वेटेज यही 8 सेक्टर से आता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है सर, ये तो हमें पता भी था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी के अंदर। तो अगर मैं आईआईपी की बात करूँ ना, तो वो डेटा हमारे सामने आया है एंड इसमें अगर आप नोटिस कर पाओगे हमारा जो डेटा है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार जो फरवरी 2025 का आंकड़ा आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 2.9% आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको कंपैरिजन करो जनवरी के मुकाबले, जनवरी में 5.8% था। इसके कारण क्या है? इसके कारण आप नोटिस कर पाओगे कि देखो माइनिंग ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी में हल्का सा पिकअप हुआ है पर माइनिंग में कमी देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स का मीनिंग वो होते हैं जो आपके टेंजिबल एसेट्स जो दूसरी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे आपकी मशीन्स वगैरह हो गया, ये बाकी चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं। आपके बिल्डिंग, आपके टूल, आपके इक्विपमेंट्स, इन सब में मतलब आप नोटिस कर पाओगे आउटपुट ग्रो किया है, ठीक है, आपका कैपिटल गुड्स का। बाकी अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है जैसे आप कपड़े खरीदते हो, क्लोथिंग, फूड, ये सब वो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक्चुअली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स होता है। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो कम समय के लिए चले, और जो ज़्यादा समय के लिए चलता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल में लंबे समय वाले आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी हो गया, आपका एसी हो गया, आपकी गाड़ी हो गया, आपका अप्लायंसेस हो गया, वो ड्यूरेबल है, लंबे टाइम के लिए चलेंगे ना। पर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में आपके खाने पीने की चीज़ें, आपके क्लोथिंग हो गया, वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो वो आउटपुट स्लो हुआ है, वेर एज कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की बात करें इनफैक्ट वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कारण हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें ना, तो इतना नंबर कम आने के पीछे एक और भी कारण है, वो है हाई बेस इफेक्ट। दरअसल में अगर हम बात करें ना, पिछले साल हमारे नंबर बहुत बढ़िया थे, तो उसके साथ अगर हम इस बार की फरवरी को कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें नंबर थोड़ा सा खराब देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि पिछले साल का इम्पैक्ट, मतलब पिछले साल के ज़्यादा होने का इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस साल हमें परसेंटेज टर्म्स में नंबर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फरवरी के अंदर 2.9% देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे कम नंबर देखने को मिल रहा है, राइट। अगले टॉपिक पे आते हैं, फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्री।
अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भारत के साथ साथ ना 62 और देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ग्लोबल कार्बन टैक्स इम्पोज करने के ऊपर फेवर में वोट कर दिया है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था इसको? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ के बारे में समझाऊंगा, पर पहले आप ये समझो कि ये क्या बात हो रही है कार्बन टैक्स लगाने पे शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। देखो पहली बात तो ना, ये जो टैक्स स्टार्ट होगा ये 2028 में स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कोशिश पता क्या है? कोशिश ये है कि यार शिप इंडस्ट्री को ना हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। शिप इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, हमें उन एमिशंस को कम करना है। तो पॉइंट क्या है कि 2028 में ना दो ऑप्शन होंगे आपके शिप्स के पास। या तो एक काम कर लो कि आप ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करो जिससे एमिशन बहुत ही कम हो, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान बहुत ही कम हो, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप काम करो। और अगर आप नहीं करते, अगर आप पोल्यूशन जनरेट करते हो, तो आपको एक फीस या आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। यही फीस या टैक्स को कार्बन टैक्स एक तरह से बोला जा रहा है। तो अभी नहीं स्टार्ट होगा, ये 2028 में स्टार्ट होगा, और पहली बार ऐसा इंटरनेशनल कार्बन टैक्स एक इंडस्ट्री के ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसके फेवर में इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज हमें देखने को मिले। पर सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुला, ये ऑयल रिच नेशंस ने इसको अपोज किया। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे अगर इनका तेल इस्तेमाल नहीं होगा तो इनको नुकसान होगा ना, इसलिए। तो 2028 में स्टार्ट होगा। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, एलएनजी हो गया, इनको धीरे धीरे करके हम पेनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड कितना वो इमिशन करते हैं उसके हिसाब से शिप्स के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। तो रेवेन्यू तो आपका जनरेट होगा ही होगा इससे $40 बिलियन बाय 2030। एंड जो सारा का सारा जो फंड होगा ना, वो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होगा ताकि वहां पर एमिशन रिडक्शन यहाँ पे कम करे जा पाए। तो दैट इज द फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्री। तो क्या इसमें था? आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आईएमओ है ना, ये यूएन की आपको स्पेशल एजेंसी देखने को मिल जाएगी, जो शिप की सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड साथ ही साथ मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करती है। तो 1948 में एक कन्वेंशन होती है, बट फाइनली अगर हम बात करें ना, तो ये जो कन्वेंशन फोर्स में आती है 1958 में आती है। एंड भारत इसका जो मेंबर बना वो 1959 में बन गया था। तो यानी कि काफ़ी शुरुआत में ही इंडिया इसका मेंबर बन गया था। आप नोटिस कर पाओगे इसमें 176 मेंबर स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी इतना मतलब वो कंपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ, बट एक आइडिया ले लो। एक असेंबली होती है, काउंसिल होती है, 5 मेन कमेटीज होती है, एंड देन देयर आर वेरियस अदर सब कमेटीज जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपने ना मारपोल के बारे में सुना होगा। मारपोल क्या है? ये बात करता है आपके आपकी मैरीटाइम जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने की, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये भी है। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। ये सारे आपके आईएमओ के ही कन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनका भी एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है गौरव के बारे में। सर गौरव क्या है? देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है गौरव। गौरव दरअसल में आपको एक बॉम्ब देखने को मिल जाएगा, और ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। लॉन्ग रेंज क्यों है? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है। तो अपने टारगेट को काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ ये हिट कर सकता है 100 किलोमीटर रेंज के टारगेट के ऊपर भी। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब यहाँ पे इसको बोला जा रहा है। और इसका जो वेट है लगभग 1000 kg आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। एंड आप नोटिस कर पाओगे सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको रिलीज किया गया, एंड अकॉर्डिंगली काफ़ी बड़े रेंज के ऊपर यहाँ पे इसको टेस्ट किया गया ताकि ये प्रॉपरली हिट कर पाए अपने टारगेट के ऊपर। तो नोडल मिनिस्ट्री इसके रिगार्डिंग आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखने को मिल जाएंगी। एंड ये जीपीएस डेटा का इस्तेमाल करता है ताकि टारगेट तक आराम से पहुंच पाए। एंड उसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का भी यहाँ पे इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया, डीआरडीओ ने इसको पूरा इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप किया है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपने प्लेसिंग न्यूज़ की, तो आज आपका होमवर्क है सुमेध पाइपलाइन के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में थी, कहाँ पर है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। सैटरडे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बेंगस वैली के रिगार्डिंग। दोस्तों बेंगस वैली आपको जो देखने को मिल जाएगी ना, वो श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बिल्कुल लगभग 100 किलोमीटर दूर आपको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सरकार की ये कोशिश है कि इस पर्टिकुलर जगह को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर इसको हम डेवलप करें। दरअसल में हमने ये टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था। तो बहुत ही खूबसूरत आपको बेंगस वैली आपको देखने को मिल जाती है। पहले पता क्या होता था, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से टेररिस्ट वगैरह एलओसी से करते करते इधर की तरफ आ जाते थे,
ठीक है? तो उस वजह से इंडिया को सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत दिक्कत आती थी। पर अब हमने एलओसी को काफ़ी अच्छे से इंश्योर कर दिया है कि इन्फिल्ट्रेशंस कम से कम हो, एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से हम इस पूरे एरिया को एज़ एन इको टूरिज़्म हब की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। एंड आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर आपको बोथ बेंगस, जिसको लार्ज बेंगस के नाम से जाना जाता है, और एक है लोकुट बेंगस, जिसको स्मॉल बेंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 बाउल शेप्ड वैलीज़ हैं, एक का नाम है बिग बेंगस एंड दूसरे का नाम है स्मॉल बेंगस। तो ये आपको हंदवाड़ा टाउन के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड इज़ पार्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रीम्स देखने को मिल जाएँगी, जैसे आपका रोशन कुल, तिलवान कुल, दौदा कुल, एंड ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये कामिल रिवर को फॉर्म करती हैं, जो आगे जाके लुलाब स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे मर्ज करता है, जिसको बाद जाके पोहरू रिवर आपकी बनती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इस सैटरडे, एक था पीएम पोषण स्कीम के बारे में, तो बात कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, देखो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, पर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगी, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। नीलगिरी तहर की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ना, वो विटामिन ए होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो ये आपको असम की जगह आपको बिहार में देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट बन जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की बात करें तो डेफिनेटली इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी अपोज करते थे, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।